तो हम इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस पढ़ रहे थे, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस टॉपिक में। यस और नो चिल्ड्रन? आंसर? चलिए, तो भाई इंडस्ट्री का बाजा कैसे बजाया गया, लेट्स अंडरस्टैंड। तो सबसे पहले देयर वाज लैक ऑफ बेसिक एंड हेवी इंडस्ट्रीज इन इंडिया। जो इतना स्टील प्रोडक्शन वगैरह आपको आज की तारीख में नजर आता है, जो आपको सेल नजर आता है, सर सेल क्या है सर? एक बच्चे से मैंने पूछा था सेल, कह रहा हाँ सर ये जनरल मोटर्स की गाड़ी है सेल। मैंने कहा वाह गजब, समझ में आई बात? समझ में आई बात? सेल का फुल फॉर्म है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये स्टील के प्राइसेस को, स्टील की सप्लाई को इंडिया में रेगुलेट करते हैं। प्रोडक्शन ऑफ मशीन्स विच वाज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। आज हमारे देश में C-295 प्लेन बनाने की कैपेबिलिटी है, बट उस जमाने में स्टील ही नहीं होता था इतना ज्यादा। स्मॉल स्केल कॉटेज इंडस्ट्रीज वर ऑलमोस्ट रूइंड, वो तो भी हैंडीक्राफ्ट वाला एग्जांपल दिया था। चाइना बच्चों यहीं पे सक्सेसफुल था। आखिरी चैप्टर है आपका डेवलपमेंट स्ट्रेटजी ऑफ चाइना इंडिया पाकिस्तान, वहां पे मैं आपको सिखाऊंगा। चाइना में गवर्नमेंट प्रमोट करती है कि अपने घर के कोर्ट यार्ड में आप छोटा मोटा काम चालू कर दें। जैसे आपके छोटे शहरों में आपने देखा होगा कुछ फंसी इलाके होते हैं जहां पे घरों के अंदर ही लोग फर्नीचर का काम कर रहे हैं, कोई पापड़ बनाने का काम कर रहा है, कोई टिफिन सप्लाई का काम कर रहा है। इंडिया में जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको नुकसान होता है इससे, तो वो गवर्नमेंट के पास पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि इन पे रेट डालो, इनको बंद करो, नहीं तो हमारा बिजनेस नहीं चलेगा। बट चाइना ने इसी को प्रमोट किया कि आप अपने घर के कोर्टयार्ड में अपनी दुकान चालू कर लीजिए, आप अपने घर के कोर्टयार्ड में थोड़ा सा छोटा सा कॉटेज इंडस्ट्री लगा लीजिए, जिससे एटलीस्ट आप भी सेल्फ एम्प्लॉयड हो गए। और आप जब सामान बेचेंगे, आज आपका सेल कम है, टारगेट कम है, कल को आपका बिजनेस जब और बढ़ेगा, आप उसको और कायदे से ऑर्गेनाइज करेंगे, तो एटलीस्ट आप उनको टैक्स देंगे। तो इंडिया में ये रुइन हो गया, बाद में बना इंडिपेंडेंस के बाद, और गवर्नमेंट ने फिर से इसको रुइन कर दिया। फॉर बल्क ऑफ इट्स कैपिटल गुड्स इंडियन इंडस्ट्री वाज डिपेंडेंट ऑन व्हाट चिल्ड्रन? इंपोर्ट्स फ्रॉम ब्रिटेन। क्यों सर, दूसरी कंट्री से क्यों नहीं इंपोर्ट कर सकते थे? जाओ करो, इंपोर्ट ड्यूटी इतनी लगा देंगे, रॉ मटेरियल इतना महंगा हो जाएगा कि आप खरीदने लायक रहेंगे ही नहीं। ओके, सो फोर्थ पॉइंट कॉपी करके ABCD शॉर्ट में जल्दी से कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट, भयंकर गरीबी। अच्छा सर, भयंकर का शब्द ये रैम्पेंट। बल्क ऑफ द पॉपुलेशन वाज वेरी पुअर चिल्ड्रन। कितने ऐसे थे जिनको दो वक्त का खाना भी नहीं मिलता था? और आपको आज दो वक्त का खाना आपको भी नहीं मिलता है, बट आप खा लेते हैं पिज्जा और बर्गर। उस समय लोगों को पिज्जा की स्पेलिंग लिखनी भी नहीं आती थी। दे लैक शेल्टर एंड क्लोथिंग। समझ गए सर? मतलब रोटी, कपड़ा, मकान, इन सब चीजों की जरूरत थी इनको। दिस वॉज लार्जली ओइंग ड्यू टू वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट हो क्यों ना, क्योंकि हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज को तबाह कर दिया। बाकी जो किसान वगैरह थे उनका ज्यादातर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कौन ले गया? जमींदार ऑफ द ब्रिटिशर्स, और जमींदार डेप्यूटेड बाय द ब्रिटिशर्स। तो आपसे क्वेश्चन एग्जाम में ये नहीं पूछा जाएगा व्हाट वाज द कॉज ऑफ पॉवर्टी, सॉरी सॉरी सॉरी, आपसे ये नहीं पूछा जाएगा स्टेट एनी 3 or 2 फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। ये तो सब लिख लेंगे, कोई बच्चा लिख लेगा। ये पूछा जाएगा व्हाट वाज द कॉज ऑफ रैम्पेंट प्रॉपर्टी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। सर ये तो यहाँ पे भी नहीं लिखा हुआ है, तो कुछ बच्चे तो पैराग्राफ तोते की तरह रटेंगे और लिख के चले आएंगे, बट एक्चुअल आंसर ये लिखा हुआ है। समझ में आ गया? तो पूरा टेक्स्ट ध्यान से आपको पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो आप MCQ आंसर्स या जो क्वेश्चन असर्शन और रीजनिंग वाले होते हैं उसमें निपट जाएंगे। समझ में आ गया? पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। आज तो आपके घर में AC भी है, आपके स्कूल में स्मार्ट डिजिटल बोर्ड भी होगा, आपको ट्रेन से ट्रैवल करने के लिए वंदे भारत की सर्विस भी मिलती है, ट्रेन के अंदर खाना भी मिलता है। बट उस जमाने में क्या था? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, मींस ऑफ कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट, जनरेशन और पावर वाज एक्सट्रीमली लो। अभी कुछ टाइम पहले तक इंडिया में 10 से 1 का एक फिक्स्ड टाइम था इलेक्ट्रिक कट का। अब वो इलेक्ट्रिक कट का टाइम धीरे धीरे खत्म हो गया। इसके दो रीजन है। पहला रीजन, पावर जनरेशन तो बड़ा ही बड़ा है, बट पावर जनरेशन से जो कटिया लोग इस्तेमाल करते थे, गवर्नमेंट ने उसके ऊपर एक चेक लगाया है, ट्विस्टेड वायर्स लगा दी हैं ताकि लोग उसमें कटिया ना मार पाए। दूसरी चीज, मीटर हर जगह लग गए हैं, काफी स्ट्रॉन्ग चेक हो गया गवर्नमेंट का। एंड अबव ऑल वी ऑल हैव स्टार्टेड यूजिंग एनर्जी एफिशिएंट डिवाइसेस, जिसकी वजह से आपको लग रहा होगा कि आपका इलेक्ट्रिक बिल थोड़ा सा कम आता है।
1948 की बात करें तो पावर जनरेशन कैपेसिटी पूरे देश में 2100 मेगावाट थी। रेलवे लाइन वाज ओनली 53,596 किलोमीटर एंड पक्का रोड कवरेज वाज हाउ मच चिल्ड्रन? 155। अब आप गूगल करके डेटा देख सकते हैं कि एज ऑफ टुडे इंडिया का पावर जनरेशन कितना है। इसका 50 गुना तो हो ही गया होगा कम से कम। एक बार देख लेते हैं, एक बार देख लेते हैं गूगल करके कि इंडिया का प्रेजेंट पावर जनरेशन क्या है। चलिए, टोटल पावर जनरेशन इन इंडिया, 1547 TWH। ये TWH क्या होता है? KWH पता था? किलो वॉट पर आवर्स। ये है टन वॉट पर आवर। ग्रॉस इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन यहाँ पे लिखा है 1181 किलो वॉट पर कैपिटा, मतलब सो कॉल्ड पर पर्सन। अब यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा 4,10,339 मेगावाट, ये इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है। दिस इज द इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। 1547 TWH और यहाँ पे क्या था? 2100 मेगावाट। तो मेगावाट में अगर कंपेयर करें तो आपको आंसर मिलेगा आपका यहाँ पे देखने में 4,10,340 मेगावाट। 4,10,000। आप ऐसे बोल सकते हैं उस समय दादाजी 2100 रुपए कमाते थे, 4,10,000 कमाते हैं। मैंने बोला था ना 50 गुना बढ़ चुका होगा। रेलवे लाइन वॉज 53,596 किलोमीटर। और देख लेते हैं आज टोटल रेलवे लाइन कितनी है इंडिया में। टोटल रेलवे लाइन इन किलोमीटर्स इन इंडिया 68,103 एंड दैट टाइम इट वाज 53,596। इसमें इतनी ज्यादा तरक्की क्यों नहीं हुई? इसलिए नहीं हुई क्योंकि ब्रिटिशर्स ऑलरेडी इसमें तरक्की करके गए थे। तो सर इलेक्ट्रिसिटी में क्या हुआ? पहले वो वहां पे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई और जनरेशन की बात करते थे जहां उनके ऑफिस थे। वो लोगों को इलेक्ट्रिसिटी देने में इंटरेस्टेड नहीं रहते थे। बट रेलवे का तो खुद उनका रॉ मटेरियल आता था, वॉरफेयर आता था, इसलिए उन्होंने रेलवे को डेवलप किया। एंड पक्का रोड कितनी है? 155,000 किलोमीटर्स। अब देख लेते हैं टोटल रोड किलोमीटर्स इन इंडिया। 1,100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, 33,20,410 किलोमीटर रोड है। और समय 155, 15,500। तो 15,500 किलोमीटर थी और ये 33 लाख किलोमीटर हो गई है। देख लीजिए 200 गुना ये भी बढ़ गया है। प्लस अभी हमारे गडकरी जी बहुत इस पे काम कर रहे हैं। ओके, तो दैट टाइम इंफ्रास्ट्रक्चर वाज वेरी 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 पुअर। समझ गए सब लोग? नेक्स्ट, हेवी डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट्स। खाने पीने का सामान भी हमको इंपोर्ट करना पड़ता था। स्विंग मशीन, मेडिसिन, केरोसिन ऑयल, बाइक, ये सब इंपोर्ट करनी पड़ती थी अब्रॉड से। चिल्ड्रन, आज मारुति और हिंडई जैसी कंपनीज इंडिया में प्लांट लगाते हैं और यहां से कार्स को एक्सपोर्ट करते हैं। मारुति की एक बड़ी फेमस कार थी किसी जमाने में, जेन, जो बंद होकर ऑल्टो K10 हो गई और वो भी बंद हो गई, वो एक्सपोर्ट होती थी। आजकल मारुति वाले जिमनी जैसी गाड़ी को एक्सपोर्ट कर रहे हैं और टाटा वाले JLR, जैगवार लैंड रोवर को इंडिया में बना रहे हैं। तो उस समय से आज के समय को आप कंपेयर करेंगे तो बड़ी हैप्पी फीलिंग आएगी कि आप बड़े अच्छे देश में रह रहे हैं। और जिनको अभी भी कष्ट है इस देश से, एक हफ्ता अफगानिस्तान पाकिस्तान रह के चले आए। मतलब जाएंगे बट पता नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे। लिमिटेड अर्बनाइजेशन वॉज देयर, ये डेटा जरूर याद रखिएगा। अर्बनाइजेशन का मतलब 1948 में सिर्फ 14% लोग ऐसे थे जो अर्बन एरिया में रहते थे और 86% कहाँ रहते थे? रूरल एरिया में। आज रूरल एरिया कहने को रूरल एरिया है बच्चों, आप वहां जाके देखिए गांव में भी लोगों के घर में टाटा स्काई डिश टीवी आपको नजर आएगा। ज्यादा प्रोस्पेरिटी है शहर में। शहर में तो 2 BHK का फ्लैट क्या खरीद लिए, सोचते हैं बहुत रईस हो गए। तो मैं कुछ बोलने जा रहा हूं, आपको बहुत बुरा लगेगा, सबके साथ ऐसा नहीं होगा, बट क्लास में 90% बच्चों के साथ ऐसा है। जितना बड़ा आपका घर है ना बच्चों, गांव में किसान के घर का आंगन जहां गैया और बकरी बनती है वो भी उससे डबल या ट्रिपल होएगा, क्योंकि वहां पे लैंड एरिया की तो कमी है ही नहीं। आपके घर में शादी ब्याह का कार्यक्रम होता है, बर्थडे पार्टी होती है, बैंक्वेट हॉल बुक कराया जाता है, वो अपने घर के खेत में ही बैंक्वेट हॉल बना लेते हैं पूरा। व्हाट इट क्लियर? तो दे आर नो वेयर शॉर्ट ऑफ लैंड बेसिकली, तो उनके पास प्रॉपर्टी बहुत होती है।
और वहां पे तो भाई सोना चांदी, कोई आईफोन तो दिखाना है किसी को। मर्सिडीज वहां खेत पे चल नहीं सकती है, तो भाई वो अपनी रिचनेस, प्रॉस्पेरिटी कैसे दिखाएंगे? दे कीप ऑन अक्वायरिंग मोर एंड मोर एंड मोर एंड मोर लैंड बेसिकली। तो अगर आपके दादा दादी जी या नाना नानी जी या पेरेंट किसी विलेज वगैरह से ताल्लुक रखते हैं, तो वहां पे आज भी ये कल्चर चलता है। यहाँ पे क्या 1 लाख का आईफोन है, ईएमआई पे लिए हैं। वहां पे जो किसान होगा ना, अपनी जेब से, एकदम इनर वाली जेब से निकालेगा 5 लाख रुपए, कहेगा लाओ 5 आईफोन दे दो मेरे को जरा। तो दे आर सच काइंड ऑफ पीपल। तो गांव वालों को आप जरा थोड़ा अनपढ़ देहाती मत समझिएगा। अगर आप उनको ऐसा समझते हैं तो आप अनपढ़ और देहाती हैं। वो लोग दिमाग के बहुत शार्प होते हैं, बहुत शार्प। सेमी फ्यूडल इकोनॉमी मतलब सर फूड आधा खाते थे। सेमी फ्यूडल का मतलब ना हम कैपिटलिस्ट थे ना हम सोशलिस्ट थे, हम थे मिक्स्ड। समझ में आ गया? प्रोडक्शन लो क्यों था? क्योंकि भाई ब्रिटिशर्स उसी प्रोडक्शन टेक्निक को ज्यादा सर्टिफाई करते थे, ज्यादा प्रमोट करते थे, ज्यादा इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगाते थे, जिनसे उनका फायदा था। और जिस बिजनेसमैन ने ऐसा काम किया जो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट था, उसके लिए रॉ मटेरियल की इंपोर्ट ड्यूटी भी ज्यादा थी, और जब वो एक्सपोर्ट करता था तो चार्जेस भी बहुत ज्यादा थे। तो सेमी फ्यूडल का मतलब समझ गए? ये बड़ा डिफिकल्ट टेक्स्ट है, लोग जनरली इसको समझ नहीं पाते हैं। कॉलोनियल इकोनॉमी सर मतलब कॉलोनी बना दी थी उन्होंने? ना 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 ना। इंडिया भी उस समय का ब्रिटेन ही था। इसीलिए अगर आज आप इंडिया के किसी भी पुराने प्लान किए गए शहर में चले जाएं, इवन इफ पीपल हैपन टू गेट अ चांस टू विजिट इलाहाबाद और मुंबई, आप ड्रोन से शहर के ऊपर का स्ट्रक्चर देखिए, आपको बहुत ज्यादा यूरोपियन फील आएगा। अच्छा हो सर, यूरोप जाने का पैसा बच गया अब मेरा। तो प्रयागराज सिटी में एक ओल्ड कैथीड्रल है, ऑल सेंट्स कैथीड्रल। उसकी कहानी आपको नहीं पता होगी, देखने में एकदम यूरोपियन लगता है। अगर किसी आंख बंद करके यूरोप से किडनैप करके उसको इलाहाबाद ले आओ और आंख खोलो, वो पैदल ही चलेगा, मैं जा रहा हूँ अपने घर, कहेगा जाओ। थोड़ी देर बाद उसको कॉफी हाउस नजर आएगा, होटल गार्डन नजर आएगा, हर्ष आनंदा नजर आएगा, घर नजर नहीं आएगा। तो एक्चुअली ये जो चर्च था ये ओरिजिनली अर्जेंटीना में बना था, बट डॉक्यूमेंटेशन का कुछ प्रॉब्लम हो गया था। जब तक सही डॉक्यूमेंट्स आए, इसकी प्रॉपर फाउंडेशन स्टोन पड़ चुके थे, तो सोचा गया कि इसको यहीं पे बना दिया जाए। वो इन एरर बना था। आप कोलकाता चले जाइए, कोलकाता में आपको काफी कंस्ट्रक्शन नजर आएगा जिसमें यूरोपियन फील नजर आएगा। आप मुंबई में इंडिया गेट देख लीजिए, जो उन्होंने मुंबई का रेलवे स्टेशन है छत्रपति शाहू जी टर्मिनस, उसकी बिल्डिंग आप देख लीजिए, तो इट इज ऑल हैविंग यूरोपियन टच। समझ में आ गया? तो मेरा तो कभी कोई मन करता है यूरोप घूमने का, मैं अपना शहर ही घूम लेता हूँ, लगता है यूरोप में ही आ गए। क्या? नहीं, ओल्ड कैथीड्रल बंद नहीं रहता, वो खुला रहता है, खुला रहता है। कभी कभी खुलता है जब वहां पे मास होता है क्रिश्चियंस का। समझ में आ गया? कुछ लोग कॉमर्स वाले सोचे वहां पे कुछ प्रसाद और भंडारा और रेवड़ी बटे तो मैं चला जाऊं। ये लोग भूल रहे कब खुला रहता है वो। चलिए, तो कॉलोनियल इकोनॉमी का मतलब समझ में आ गया? तो कॉलोनियल इकोनॉमी का मतलब ब्रिटिशर्स ने पूरी तरह से एक्सप्लॉइट किया था। उन्होंने डोमेस्टिक इंडस्ट्री को कर्ब कर दिया, मतलब बंद कर दिया। कैसे? हेवी टैक्सेस लगाकर। इंडिया को यूज किया एज अ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, और अपना बना हुआ सामान ड्यूटी फ्री करके इंडिया में भेजते थे। एंड देयर आफ्टर इंडियन आर्टिसंस को इतनी यातनाएं दी जाती थी, एट्रोसिटीज का मतलब परेशान करना, प्रताड़ित करना, यातनाएं देना, ताकि वो अपना काम धंधा बंद करने भाग जाए। और इस वजह से इंडियन हैंडीक्राफ्ट भी एकदम बर्बाद हो गया। और गवर्नमेंट को उसको आज तक प्रमोट करने के लिए शिल्प मेला, हस्तशिल्प, गांधी शिल्प जैसे मेले लगाने पड़ते हैं देश में। बी क्विक। तो समझ में आ गया कैसे लोग प्रताड़ित किए जाते थे? और अच्छा टेक्स्ट अगर सुनना हो और कायदे से इस चैप्टर को पढ़ना हो, तो पकड़ लीजिएगा अपने घर के पापा के दादाजी को या अपने दादाजी को। शायद आपके दादाजी ने यह समय देखा हो। समझ में आ गया? क्योंकि आपके पापा की एज तो लगभग मेरी एज से तो 3 साल 4 साल ज्यादा होगी मान लीजिए। दादाजी की एज लेटर से शायद मेरे पापा के बराबर होगी, तो मान लीजिए वो अराउंड 50s वगैरह में पैदा हुए होंगे। नहीं सर, वो नहीं बता पाएंगे। पापा के दादाजी को एक्सप्लोर करना पड़ेगा, लॉन्च करना पड़ेगा। 3D टेक्निक। समझ में आ गया? चलिए, सब एग्रीकल्चर के क्या हाल चाल थे सर? बड़े प्रताड़ित थे सर। एक चीज समझ में आ गया, इस चैप्टर में क्या लिखना है हमको आंसर में। इंडिया गॉट टैलेंट, प्रताड़ना, मदर इंडिया जैसी मूवी देखनी पड़ेगी आपको। सो प्रोडक्शन वॉज बहुत ही बकवास था चिल्ड्रन, ये आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। वीट का था 660 और राइस का कितना था? 665, 1947 में। यहाँ पे 18-19 का डेटा है, देखिएगा एनसीईआरटी में अगर डेटा अपडेट हुआ होगा
तो आप अपडेटेड लिखिएगा। वैसे एनसीईआरटी अपडेट हुई नहीं है, क्योंकि उसके बाद से सेंसस और डेटा कलेक्शन हुआ नहीं ठीक से, बीच में कोविड आ गया था। ठीक है, तो अभी तो ये काम चल जाएगा आपका। तो प्रोडक्टिविटी 660 से हो गई 3408, और 665 से 2665। लगभग यू कैन से कि वीट का प्रोडक्शन बढ़ गया 6.5 टाइम्स, 6.5 गुना। और राइस का प्रोडक्शन लगभग 4.25 गुना। तो अब एग्जाम में बच्चा ये तो लिख के आएगा, ये सब बच्चा लिख के आएगा। आप अलग से अगर टेक्स्ट लिख देंगे ना, प्रोडक्शन ऑफ वीट एनहांस्ड बाय 6.25 टाइम्स, और उसको शेड कर देंगे, तो टीचर को कुछ अलग पढ़ने को मिलेगा। तो डेफिनेटली अगर आधा नंबर भी कटने की उम्मीद होगी तो वो नहीं कटेगा। समझ में आ गई बात? So both production and productivity were found to be low on the eve of independence. It arose on account of lack of means of cultivation as well as no incentive. क्योंकि फार्मर्स की आदत क्या थी, सिर्फ उतना बनाओ जितना हमारे खाने के लिए सफिशिएंट हो। ज्यादा बनाओगे तो क्या होगा, ब्रिटिशर्स टैक्स लेंगे, और जो भी एक्सेस उसके पास बचेगा और आपके खाने के लिए सफिशिएंट है, तो वो बचा हुआ कौन ले जाएगा छीन के? जमादार, जमींदार। वो जमींदार ले जाएंगे। तो फार्मर्स रिसोर्टेड टू सबसिस्टेंस फार्मिंग। होती क्या है सर? ये सिर्फ इतना ही अनाज उगाया जाए जितने में अपना पेट पल जाए। उसके बाद जब नई चीजें आई, नई टेक्निक्स आई, बीच में ब्रिटिशर्स ने भी प्रमोट किया सिर्फ उस क्रॉप को जिससे उनका फायदा होता था, और ब्रिटिशर्स उनके लिए फार्मर्स को काफी एजुकेट भी करते थे, एंड उन्होंने सिखाया कमर्शियल फार्मिंग। तो कमर्शियल फार्मिंग को मतलब फार्मिंग एज अ बिजनेस किया जाए, और सबसिस्टेंस फार्मिंग का मतलब इतना ही उगाया जाए जितने में दाना पानी हमारा चल जाए। समझ में आ गई बात? आगे मिलेगा आपको ये लिखकर। हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी। क्यों अनसर्टेनिटी थी? बिकॉज उस समय लोगों के पास पानी की सप्लाई रेगुलर नहीं थी, कनाल्स भी उतने ज्यादा नहीं हुआ करते थे, और पंपिंग सेट, सर मोटर पंप लगा लेते, पैसा था नहीं खाने का, वाटर पंप कहां से लगाते? तो टोटल डिपेंडेंस ऑफ वाटर सप्लाई वाज ऑन व्हाट चिल्ड्रन? रेनफॉल। अच्छी बरसात हुई तो आउटपुट अच्छा होगा, बुरी बरसात हुई तो आउटपुट बुरा हो जाएगा। लगान मूवी में आपने देखा होगा, तो बस एक बार लगान मूवी आज फिर से देख लीजिएगा। डोमिनेंस ऑफ सबसिस्टेंस फार्मिंग, अभी अभी बताया मैंने आपको। तो वो लोग सिर्फ इतना उगाते थे जितने में उनकी पेट पूजा हो जाए, ज्यादा चिंता में वो नहीं रहते थे, क्योंकि उनको पता है बहुत ज्यादा उगाया टैक्स देना पड़ेगा, लगान देना पड़ेगा, एग्रीकल्चर आउटपुट ब्रिटिशर्स ले जाएंगे, बच गया तो उनके तो जमादार और जमींदार हैं वो ले जाएंगे, हमारे इससे कुछ आएगा ही नहीं। तो लोग सोचते हैं कि सर ऐसा नहीं कर सकते थे, पकड़ के मारते दो दो हाथ कायदे से? ऐसा कर सकते थे, बट हिंदुस्तानियों का एक बहुत बड़ी कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, अगर हमारा रिश्तेदार भी गिर जाता है ना सड़क पे, दोस्त भी गिर जाता है, पहले हम हंसते हैं खूब उसके ऊपर। ये चीज विदेशी लोगों के अंदर नहीं होती है। ये कल्चर कहाँ से आया? ये कल्चर शुरू से चला आया। किसने दिया? अब शुरू से आया, कहाँ से आया पता नहीं। तो ये कल्चर होता है। बहुत पहले एक बार बैटल ऑफ प्लेसी के बाद की बात है, या एक और टाइम था, आई डोंट नो एग्जैक्टली, मैंने कहीं पढ़ा था। वहां पे एक ब्रिटिश ऑफिसर ने बोला, वी वर 1000 इन नंबर एंड इंडियंस वर अराउंड 5000। अगर एक एक इंडियन ने एक एक ईटा भी हमको खींच के मार दिया होता, तो शायद हम उसी दिन दुम दबा के भाग गए होते। समझ में आया? इंडियंस के अंदर हिम्मत की कमी है, जोश की कमी है, बड़े लथार्जिक, ढीले ढाले, आलसी और लालची है। आलसी क्यों है? क्योंकि यहाँ का वेदर इस तरह का है। आप नॉर्थ ईस्ट चले जाइए, सुबह 4 बजे वहां का आदमी उठ जाता है। आप हिमाचल प्रदेश चले जाइए, वहां के लोग इतना पैदल चलते हैं, इतना पैदल चलते हैं, इतना मेहनत करते हैं, क्योंकि मीन्स उतने ज्यादा अवेलेबल नहीं है, स्टेप फार्मिंग करते हैं। और हमारे नॉर्थ इंडिया में क्या चलता है? बेडरूम से टॉयलेट तक भी जाना है तो ओला बुक करा लेंगे, उबर बुक करा लेंगे, कितने ऐसे भी हैं, क्योंकि राजशाही अंदाज में रहने की आदत रही है राजाओं महाराजाओं की। खाना खाया, उसी प्लेट में हाथ धो दिए, ये भी नहीं कि वॉश बेसिन तक जाके हाथ धो ले। तो शुरू से आलस की आदत पड़ी है लोगों को। होमवर्क भी कोई बता दे, कोई सॉल्व कर दे 5-10 रुपए लेके, तो बहुत अच्छा। खाना भी खुद चबा लो तो ठीक, उतना भी एफर्ट ना करना हो तो आदमी रख लो चबाने वाला। कितने आलसी प्रवृत्ति के लोग होते हैं बच्चों। और सर जो इंडियन आलसी नहीं है, सर आप तो बिल्कुल आलसी नहीं है, मैं क्लास लेने में बिल्कुल आलसी नहीं हूँ। समझ में आया? घर वाले बोल देंगे खाना बना दो, तुरंत फोन करते हैं जोमेटो और स्विगी। लॉजिक समझ में आया कि नहीं? So subsistence farming is the form of farming in which crops are produced to provide the basic needs. अपना पेट पल गया, बाकी किसी से कोई लेना देना नहीं है। और कुछ बच्चे तो पढ़ाई भी सबसिस्टेंस करते हैं, 33 आ गया पास हो गए। कमर्शियल पढ़ाई करिए, सबसिस्टेंस पढ़ाई ना करिए।
समझ में आई बात कि नहीं? तो अगर आप होमवर्क टाइम में नहीं कर पा रहे हैं, पढ़ नहीं रहे, टेस्ट नहीं दे रहे हैं, कुछ दिन पहले मैंने 2 MCQ टेस्ट फ्लोट किए थे, कितनों के अभी वो भी नहीं होंगे। वो बच्चे इंतजार कर रहे हैं कि सीधे कंपार्टमेंट आएगा तब करेंगे हम। सब्सिस्टेंस पढ़ाई हो रही है, कमर्शियल पढ़ाई कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, आज कर लेंगे। आज क्यों नहीं किया सर? IPL का मैच देख रहे थे। क्यों सर? वहां जमादारी वांट निकलने वाली है, तो हम देख रहे हैं पहले फील्ड वगैरह कैसी होती है, कहाँ पे क्रिकेटर स्पिट करेंगे, तो वहां हमको चाट के साफ करना पड़ेगा। तो कुछ हमारे बच्चों का एटीट्यूड ऐसा हो गया है हिंदुस्तान में आजकल। कुछ पबजी खेल रहे हैं और कुछ बेचारे सब्जी बेच रहे हैं। तो सब्जी बेचने वाला लाख गुने अच्छा है पबजी खेलने वाले से। समझे बात को? चलिए, गल्फ सर ये क्या अब का क्या सर, दुबई चलेंगे? अरे प्रभु, गल्फ का मतलब होता है गैप बिटवीन द ओनर एंड द टेलर, मतलब टाइल लगाने वाला सर। जो किसान खेती कर रहा है एक्चुअली में लैंड उसी का था, जमींदार ने बहला फुसला के उसके एंसेस्टर्स को गिरवी रख लिया, ब्रिटिशर्स का सपोर्ट मिल गया। अब डर काहे का, जब सैया भय कोतवाल, पुरानी भोजपुरी कहावत है कि जब मेरे घर वाले ही पुलिस में तो मैं डरूं किससे। तो जब जमींदारों को सपोर्ट मिला ब्रिटिशर्स का, तो उन्होंने डरना छोड़ दिया और वो सताने लग गए किसको? फार्मर्स को। आपने वो मूवी देखी होगी केसरी, उसमें कैसे ब्रिटिश जो सीनियर ऑफिसर था अक्षय कुमार को हड़काता है और बाद में उसने मैसेज भेजा कि पोस्ट को खाली कर दो, बट उसने कहा आज अगर खाली कर दी पोस्ट तो हम अगेन उनके गुलाम ही माने जाएंगे, हमने उनकी बात मानी, हम आज अपने देश के लिए लड़ेंगे। तो वो 16 की 26 या 37 जितने थे, आई डोंट नो एग्जैक्टली, भूल गए। मूवी ज्यादा याद नहीं रहती है, होमवर्क किसने नहीं किया वो याद रहता है मेरे को, मेरे लिए वही मूवी रहती है। समझ में आ गया? तो वहां पे उन्होंने बोला कि नहीं आज हमको अपने लिए कुछ काम करना है। तो वैसे ही ब्रिटिशर्स के टाइम पे जमींदार लोग बड़े खुश रहते थे, और आज उन्हीं की संतानें दुखी हो गई हैं क्योंकि उनको काम करने की आदत ही नहीं। किसान के बच्चे को आज भी काम करने की आदत है। समझ में आया? समझ में आ गया? चलिए, स्मॉल फ्रैगमेंटेड होल्डिंग, छोटी छोटी जमीनें हुआ करती थी दूर दूर, यहां से यहां जाना है, यहां से यहां जाना है, जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन भी अवेलेबल नहीं था। कितने लैंड तो जमींदार हथिया लेते थे, और छोटी छोटी लैंड पे जो फार्मिंग होती थी उसको कैरी करके एक्यूमुलेट करके इकट्ठा करके मार्केट तक ले जाने के लिए उनके पास साधन नहीं थे, कन्वेंस नहीं था। ले भी गए तो मार्केट में डोमिनेशन इतना ज्यादा था जमींदार का कि वो उनसे खरीद लेते थे फार्मर्स से सामान और कहते थे हम मार्केट जाके खरीदेंगे। मान लीजिए 2 रुपए किलो गेहूं है, फार्मर ने जमींदार को बेच दी 2.5 रुपए में, और आगे जमींदार इसको बेचता था 4 रुपए में। तो 1.5 रुपए किस बात का कमा रहा है? मार्केटिंग एंड सेल्स प्रमोशन। अमेरिकन कॉन्सेप्ट यही होता है, बनाए कोई भी बेचेंगे हम उसे प्रेजेंट करके, और असली कमाई बेचने में है, बनाने में नहीं है। लैंड रेवेन्यू सिस्टम, आपने 3 तरह का लैंड रेवेन्यू सिस्टम पढ़ा होगा, रोहितवारी टेन्योर, मालवारी टेन्योर, इस तरह से अगर हिस्ट्री में आपको याद हो तो। लैंड रेवेन्यू सिस्टम ब्रिटिशर्स के टाइम का बड़ा यूनिक था, और जमींदार लैंड रेवेन्यू सिस्टम के तहत डिक्लेयर कर दिए गए थे दैट दे आर द परमानेंट ओनर्स। ये गवर्नमेंट को, ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक फिक्स अमाउंट देते थे, उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट उनको पूरा राइट देती थी, तुमको जितना पैसा इससे वर्कर से, जो हमारे किसान थे, फार्मर्स थे, लूटना चाहते हो, लपेटना चाहते हो, ले लो। एंड जमींदार्स वर फ्री टू एक्सट्रैक्ट एज मच एज फ्रॉम द टिलर्स दे कुड। बस कुछ यही सब गलतियां थी जो ब्रिटिशर्स यहाँ के रूल से हाथ धो बैठे। अगर उन्होंने जमींदार के अलावा भी लोगों को प्रायोरिटी दी होती, प्रेफरेंसेस दी होते, फैसिलिटी दी होती, तो शायद उनका राज कभी इंडिया में खत्म ही ना होता। उन्होंने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली। समझ में आया कि नहीं? क्या क्या इम्प्लीकेशंस थे, ये सब इंपॉर्टेंट है, प्लीज लिख लीजिएगा। बुक होगी आपके पास, नोट्स में वैसे लिखा हुआ है। अनलिमिटेड एक्सप्लॉयटेशन हो गया बच्चों। रेट्स वर रेज्ड फ्रीक्वेंटली। पिछले साल 5% टैक्स है, अगले साल 10%, फिर 20, फिर 25, बढ़ता ही जाएगा। भाई 2-4 साल कॉमन रखिए। खेती नहीं हुई इस साल, कोई बात नहीं, इस साल का और अगले साल का मिला के टैक्स अगले साल दे दीजिएगा। अच्छा सर, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर था, इस साल नहीं दे पाए लगान, अगले साल 2 साल का मिला के दे देना। ओके, तो लैंड रेवेन्यू सिस्टम में कंटेंट कॉपी कर लीजिए 1 2 3, फिर इंप्लीकेशंस कॉपी कराते हैं, बी क्विक। चलिए, इंप्लीकेशंस भी समझ में आ गए। अनलिमिटेड एक्सप्लॉयटेशन था, जैसे जियो का रिचार्ज होता है वो भी एक तरह का अनलिमिटेड एक्सप्लॉयटेशन ही है, आप अपने ऊपर करते हैं उसको। रेट्स वर फ्रीक्वेंटली रेज्ड एंड टिलर्स वर रिड्यूस्ड टू द स्टेटस ऑफ व्हाट? लैंडलेस लेबरर्स। तो उस जमाने में भी स्टेटस चलता था, बट व्हाट्सएप का स्टेटस नहीं था। किसका स्टेटस था? लैंडलेस
लेबरर। आज भी लैंडलेस लेबरर का ही स्टेटस है बच्चे का, क्योंकि जो लेवल ऑफ पढ़ाई लिखाई चल रहा है वो लैंडलेस लेबरर ही बनेगा। फर्क सिर्फ इतना, उस समय हम लेबरर थे ब्रिटिशर्स के, जमींदारों के, आज हम लेबरर बनेंगे अडानी और अंबानी के, क्योंकि दे आर द बिग शॉट कॉर्पोरेट्स इन द कंट्री। तो नहीं पढ़ेंगे तो बस वही नौकरी रह जाएगी और कोई काम नहीं हो पाएगा। चलिए, डन दिस मच, लिख दिया, लिख लीजिए फटाक से इसको भी। तो बातें समझ में आ गई, देश के हालात कितने बुरे थे। पढ़ाई लिखाई कर लो, नहीं तो देश के हालात और ऐसे ही बुरे हो जाएंगे। चलो आगे चलिए। और लैंडलेस लेबरर्स होने के नाते उनको सिर्फ और सिर्फ उतना ही पैसा मिलता था जितने में उनका गुजर बसर हो जाए। एंड दैट टू कैश नहीं मिलता था बच्चों, क्या मिलता था? काइंड ऑफ कैश मिलेगा तो फ्रीडम ऑफ चॉइस आ जाएगी। फ्रीडम ऑफ चॉइस आ जाएगी तो पता लगा गोल्ड खरीद के डंप कर लिए, कल को प्राइस बढ़ गया बेच दिए तो और पैसा आ जाएगा, रिच बन जाएंगे। तो उनको खाने पीने का सामान दो, और उतना दो जितने में उनका पेट भर जाए। ज्यादा खाएंगे तो पेट दर्द करे, कल काम पे आएंगे नहीं। समझ गए? सो बैकवर्डनेस का मतलब क्लियर हो गया सबको? सो बैकवर्डनेस का एक और मीनिंग है दैट दे हैड नो मींस एंड लिटिल इंटरेस्ट इन इंप्रूविंग एग्रीकल्चर। क्यों? जब पता है कि जितनी भी मेहनत कर लो मिलना वही 2 किलो 4 किलो अनाज ही है, कोई बहुत ज्यादा प्रॉफिट होना नहीं है, कोई लाइफस्टाइल में चेंजेस आएंगे नहीं, क्या वो काम करना चाहेंगे? बिल्कुल भी नहीं। तो लैविश लाइफस्टाइल क्या होती है और लग्जरीज क्या होती हैं, ये उन्होंने कभी सपने में भी नहीं देखी थी। फोर्स्ड कमर्शलाइजेशन, अब मैं अपनी ही बात से पलटूंगा, आप ऐसा सोचेंगे। सर टिल नाउ यू सेड की सबसिस्टेंस फार्मिंग थी, अब आप कह रहे हैं कि फोर्स्ड कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर था। जिन चीजों में ब्रिटिशर्स को एडवांटेज था, जैसे नील की खेती में। सर कौन? नील नितिन मुकेश जो बॉलीवुड के एक्टर हैं? अरे वो नहीं, इंडिगो। सर इंडिगो टाटा वालों गाड़ी थी, अब नहीं आती है। अरे ये वो वाली टाटा इंडिगो नहीं है। नील जो कपड़े में लगाया जाता है, सफेद कपड़े में, उजाला नील, 2 बूंद उजाला, कपड़ा चमक डाला, गॉट इट क्लियर? रॉबिन ब्लू होता होगा इस्तेमाल आपके घर में। कुछ लोगों ने सोचा कि कलर थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्शन डार्क है, आज नील लगा लेते हैं चेहरे पे, वो एकदम कृष्ण भगवान या नीलकंठ देवता लगने लग गए। ये सब बेवकूफी मत करिएगा, गॉट इट क्लियर? लग रहा है मिल्क थोड़ा सही नहीं है, थोड़ा व्हाइटनेस कम है, उसमें नील डाल दिए थोड़ा सा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो नील एक केमिकल होता है बेसिकली। वो केमिकल जब सनलाइट के इंटरेक्शन में आता है, जैसे कपड़ा आप धो के डालते हैं ना, तो कपड़े से आपने देखा होगा, एक एक्सपीरियंस करिएगा आज घर जाके, आपने हैंड वॉश से हाथ धो लिए, टाल से उसको पोछिएगा मत, फिर रब करिएगा, वापस से साबुन फिर से आ जाएगा। फिर आप उसको पानी से धोइएगा, फिर रब करिए, फिर आ जाएगा साबुन। सर मतलब जो हैंड के स्किन के पोर्स होते हैं ना, वो उसके अंदर रिटेन हो जाता है। वैसे कपड़ा जब धुलता है वॉशिंग मशीन में मैनुअली, जितना भी आप पानी से उसे सो कॉल्ड निचोड़ लीजिए, कुछ ना कुछ साबुन उसमें रहेगा। और जब आप उसको धूप में डालेंगे सूखने के लिए, सीधा उल्टा दाएं बाएं कैसे भी, वो येलोइश पड़ने लग जाएगा। तो जब सफेद कपड़े में नील डाल देते हैं, तो वो उस अल्ट्रा वायलेट या जो सनलाइट का रिएक्शन होता है वो उसको अवॉइड करता है। तो ये नील मत समझिएगा किसी चीज को सफेद कर देगा। समझ में आ गया? पता लगा आपके स्कूल में कोई प्ले, आपको बुढ़ा है बुढ़िया बनना, नील लगा लिए बाल में। अंडरस्टैंडिंग? ऐसा नहीं होता है। किस चीज का वो लोग प्रमोशन करते थे? उन चीजों का जो ब्रिटिशर्स को हेल्प करे। इंडिगो इन पर्टिकुलर, राइस, व्हीट, क्योंकि राइस वो लोग खाते थे। सर व्हीट तो रोटी तो वो लोग नहीं खाते थे, रोटी नहीं खाते थे, बट गेहूं से जो आटा बनता था, जो मैदा बनता है गेहूं को और महीन पीस कर और ज्यादा माइन्यूट, उससे वो अपने पिज्जा का पिज्जा बेस तैयार करते थे, मेरे को लग रहा है। एंड इंडिगो इट वाज रिक्वायर्ड इन ब्रिटेन फॉर व्हाट चिल्ड्रन? डाइंग एंड ब्लीचिंग ऑफ टेक्सटाइल। सफेद कपड़े में यूज होता है, आपके घर में भी यूज होता होगा। सो फर्स्ट पॉइंट कॉपी कर लीजिए। फार्मर्स वर ईदर ल्योर्ड और फोर्स्ड टू एक्सेप्ट एडवांस, या तो उनको पैसा देके अट्रैक्ट किया जाता था, भाई खेती में पैसा लगाओ, और या तो जबरदस्ती पैसा लिया जाता था कि अगर हमसे पैसा नहीं लोगे तो हम तुम्हें खेती करने की परमिशन नहीं देंगे। एक्सपोर्ट करना चाहोगे अपने खेत पे उगाया हुआ इंडिगो ही, हमें अगर ब्रिटेन में नहीं भेजोगे, हम तुम्हारे ऊपर ज्यादा एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा देंगे। तो बहुत प्रताड़ित किया इन्होंने, बहुत ज्यादा। थर्ड, they would grow grain for their family consumption, now they needed cash to buy it from the market। बातें समझ में आ गई? बातें समझ में आ गई? तो किसान क्या सोच रहा है, भाई अगर मैं गेहूं उगाऊंगा तो भाई ये लगान ब्रिटिशर ले जाएगा, अगर ज्यादा उगाऊंगा ब्रिटिशर्स को देने के बाद जमींदार ले जाएगा, और मैं हमेशा परेशान रहूंगा। तो मैं काम करता हूं, मैं नील की खेती चालू कर देता हूं, इंडिगो की खेती, एक तो पैसा मिलेगा और उस पैसे से मैं कुछ भी खरीद सकता हूं। बट इन दैट केस हमें रहना पड़ेगा हमेशा
दबे कुचले वर्ग का प्राणी। समझ में आ गया? समझ में आ गया? सो वी वर ऑलवेज अंडर द इंडेटनेस ऑफ द ब्रिटिशर्स। परपेचुअल इंडेटनेस के दो मीनिंग होते हैं, गलत मीनिंग बताता हूं पहले। हमेशा आपके ऊपर उनका उधार चढ़ा रहेगा, ये अंग्रेजी का मीनिंग है। कमर्शियल मीनिंग, इकोनॉमिक्स का मीनिंग क्या होगा? दादाजी ने लोन लिया था, पिताजी ने चुकाया, इतना इंटरेस्ट बढ़ गया डिलेड पेमेंट का कि पोता भी उसको चुका रहा है। तो एक जनरेशन का लोन दो दो तीन तीन जनरेशन चलता था, प्रैक्टिकली लोन कभी खत्म होता ही नहीं था। वही काम आजकल बैंकिंग सिस्टम में चालू हो गया है। फोन कर देंगे, सर क्रेडिट कार्ड ले लीजिए। एक सब बार आपको आदतें पड़ गई इन सब चीजों की, तो आप वो चीजों को भी खरीदने लग जाएंगे जिनकी आपको कोई जरूरत नहीं है। तो काम जो ब्रिटिशर्स कर रहे थे, पॉलिसी उनकी आज भी इंडिया में चल रही है। आज वो काम कॉर्पोरेट्स करते हैं। सो पीपल अंडरस्टूड ऑल दीज 3 पॉइंट्स। तो सुखी रहना है तो क्या उगाना है? इंडिगो उगाना है। समझ में आ गया? सो इन पॉइंट्स को आप कॉपी जरूर कर लीजिएगा। ये इन शॉर्ट लिखे हुए हैं जो आपने अभी तक पढ़े चलन। एंड दिस वाज द स्टैग्नेंसी। समझ गए? आपने खैर लिख ही लिया तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ये आदमी नजर आ रहा है बच्चों? लोग कहेंगे सर पहली बात तो ये काहे टोपा पहना हुआ है, इसका कलर देख के पता लग रहा है पूरी तरह से बेचारा नीग्रो लग रहा है, अफ्रीकन बन चुका है। गॉट इट क्लियर? और खेत में देखिए ये दो ऑक्स हैं, ये दनादन खेती कर रहे हैं। आजकल की ऐसी खेती होती है? नहीं होती, क्योंकि उस जमाने में इनके पास पैसा ही नहीं था। आई रिपीट, पैसा ही नहीं था बच्चों। क्यों नहीं था पैसा? क्योंकि गरीब थे, ब्रिटिशर्स इनको पैसा देते नहीं थे। सो बैकवर्ड, स्टैग्नेंट, नॉन वाइब्रेंट एग्रीकल्चर था ब्रिटिश राज में। प्रायर टू ब्रिटिश राज, इंडिया वाज डिफाइंड एज सेल्फ कंटेन्ड विलेज कम्युनिटी। और इसी विलेज कम्युनिटी में ही सारे फार्मर्स वगैरह सब आपस में रहते थे। फार्मर्स को क्रॉप फार्मिंग करना बड़ा अच्छा लगता था, बट कुछ ऐसे भी थे जो ब्लैकस्मिथ, ब्लैकस्मिथ का मतलब जानते हैं? कौन होता है ब्लैकस्मिथ? जो लोहार होता है, जो लोहे का काम करता है। आज भी कुछ जगहों पे छोटे शहरों में नजर आते हैं। एक ये लगाते हैं, क्या कहते हैं, थोड़ा भट्टी टाइप सिस्टम। और कभी आपने कोई वेसल खरीदा हो, बर्तन खरीदा हो जिसमें अंदर सिल्वर करना होता है, उसको हिंदी में बोलते हैं कलही करना। व्हाट? कलही, ताकि वो एसिडिक रिएक्शन आपके खाने में ना चला जाए। तो ये लोहाड़ का काम होता था। ओके, ये लोग कच्चे लोहे का बर्तन बनाते थे। आजकल तो स्टेनलेस स्टील चलता है घर में। देन वी हैड गोल्डस्मिथ। गोल्डस्मिथ अलग होता है, गोल्ड ज्वेलर अलग होता है। गोल्डस्मिथ का काम होता है सोने को गलाना वगैरह। व्हाट इट क्लियर? या उसकी मैन्युफैक्चरिंग लोकल लेवल पे। वॉशरमैन तो जानते ही होंगे, मम्मी बोलती हूँ बहुत बार, बेटा पढ़ लो तो धोबी बनोगे। एंड शू मेकर, तो जो लोग नहीं पढ़ेंगे वो लोग ये काम करेंगे। वो कहेंगे सर इतिहास दोहराया गया, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। चलिए, सो उस जमाने में कोई जमींदार वगैरह नहीं थे, तो जमींदार वगैरह एक तरह के एजेंट थे। एजेंसी सिस्टम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तभी आया जब ब्रिटिशर्स आए। और मैं तो गलती मानता हूं भैया हिंदुस्तानियों की, और किसी की गलती नहीं है। आप क्या सो रहे थे? आप थोड़े से लालच के पीछे बगल वाले को आंसर छपाने लग जाते हैं, तो वो तो बर्बाद होगा ही होगा। आप भी सो कॉल्ड उसको बर्बाद करने में पूरी हिस्सेदारी दे रहे हैं। फ्रेंच ट्रैवलर बेरनर एक बार इंडिया आए, बंगाल में 17वीं सेंचुरी में, और उन्होंने ये बताया था बच्चों दैट इंडिया इज रिचर देन इजिप्ट। बट अब क्या है? वी आर रिचर सर, वी आर रिचर। एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स ईयर आफ्टर ईयर नीचे जा रहे हैं। बच्चों का इंटेलेक्ट ईयर आफ्टर ईयर नीचे जा रहा है। इस चीज में बहुत रिच हो गए हैं। जितना कबाड़ हमारे यहाँ भरा है, इतना कबाड़ पूरे दुनिया में कहीं नहीं भरा है। समझ में आ गई बात? तो आप ही जैसे लोग हैं जो इस कबाड़ को बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। जब पूछो बच्चे से क्लास में लेट एंट्री क्यों है? सर आईपीएल देख रहे थे। समझ में आ गया? पक्का? तो इन्होंने बोला था, डिस्क्राइब किया था बंगाल को 17वीं सेंचुरी में, इंडिया इज रिचर देन इजिप्ट। आज हम बोलेंगे इंडिया वॉज। चलो, इंडस्ट्री को कैसे बैंड बजाई, लेट्स अंडरस्टैंड। सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन किया। धीरे धीरे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को क्या किया? डिके किया। कैसे डिके किया? जो ये बना के बेचते थे उस पर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दो भयंकर, और जो खरीदते थे उस पर इंपोर्ट ड्यूटी लगा दो भयंकर। मॉडर्न इंडस्ट्री को भी उठने नहीं दिया, क्योंकि उनके पास भी ज्यादा पैसा था ही नहीं। तो हम ब्रिटिशर्स के अंडर दबे कुचले वर्ग के ही प्राणी थे। प्लीज कॉपी दीज 2 पॉइंट्स क्विकली। तो हैंडीक्राफ्ट डिके समझ में आ गया? अब लोगों को आज समझ में आएगा हैंडीक्राफ्ट का मतलब क्या है।
लोग कहेंगे हाँ सर ये सब तो आइटम है, मम्मी खरीदती रहती है घर में सजाने जाने का। आज आपको ये सब चीजें बहुत महंगी मिलती होंगी। क्यों महंगी मिलती है? बिकॉज हाथ से बनती है, मशीन से नहीं बनती। और अगर आप इन्हें नहीं खरीद रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप भी अपने कल्चर को डूबता हुआ देख रहे हैं। और लोग भी बड़े चतुर हैं हमारे हिंदुस्तान में। जब मेला वगैरह लगता है तो आखिरी दिन जाते हैं ताकि उनको स्टॉक क्लियर करना हो तो सस्ते मिल जाए। अब वो लोग इससे ज्यादा चतुर हो चुके हैं, वो अपना प्राइस रिड्यूस करते ही नहीं है। अंडरस्टैंडिंग? तो डिके इन हैंडीक्राफ्ट इसी चीज का था। अब आप बोलेंगे कि सर ये चीजें इंडिया में इतनी फेमस क्यों हैं? क्यों नहीं ब्रिटिशर्स अपने यहाँ इसको बना लेते? उनके पास इतनी अकल होती तो यहाँ पे रूल करने ही क्यों आते? गॉट इट क्लियर? चलिए। सो दे हैड अ चिल्ड्रन डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। वही चीज है, इंडिया से जो ब्रिटेन जाएगा और ब्रिटेन से जो इंडिया आएगा सिर्फ वही सस्ता रह पाएगा, बाकी सब कुछ भयंकर महंगा हो जाएगा। तो मथुरा में रहना है तो राधे राधे करना है, इंडिया में रहना है तो ब्रिटिश ब्रिटिश करना है। समझ में आ गई बात? पक्का? तो लिख लीजिए पहला पॉइंट, डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। डिसअपियरेंस ऑफ प्रिंसली कोट्स। ये प्रिंसली कोट्स कौन होते हैं? कोट वोट पहनते थे क्या लोग? नहीं भैया, वो COAT होता है। ये कोट्स क्या होते हैं मतलब सर? वो राजा महाराजा, यस, जो राजा महाराजा के दरबार होते थे वो ब्रिटिशर्स ने टेक ओवर कर लिए। नवाब, राजा, प्रिंसेस एंड एम्परर्स, दे यूज्ड टू रूल इंडिया इन डिफरेंट पार्ट्स चिल्ड्रन। बट जब ये आए तो इन्होंने इन सबको भी बेसिकली खत्म कर दिया। कैसे खत्म किया? बेला फुसला के, कुछ ल्यूक्रेटिव ऑफर दे के। वो मैं एक वर्ड यूज करता हूँ ना, इंडियंस क्या होते हैं लाला जी? लालची। हिंदुस्तानियों से ज्यादा लालची पूरे धरती पे आपको कोई भी नहीं मिलेगा। और लालच की प्रथा ऐसी आती है, आईफोन 13 खरीदा था, 14 लॉन्च हो गया, अब मेरे को ये चाहिए। और हर बार ये लोग झूठ बोलते हैं, झूठे कहीं के द बेस्ट एवर आईफोन। और तो पहले वाला क्या था, वो अब बेस्ट एवर नहीं है। इसलिए मैं तो सोच रहा हूँ जिस दिन आखिरी लॉन्च करेंगे सुपर बेस्ट, उसी दिन खरीदूंगा। अभी मैं इंतजार कर रहा हूँ। समझ में आया? समझ में आया? पक्का? पढ़ाई करनी है, जब होमवर्क चेक होगा 2 दिन पहले कर लेंगे, बाकी IPL देंगे। लालच, अपने काम से मतलब नहीं है, IPL से मतलब है लोगों को। कंपटीशन फ्रॉम मशीन मेड प्रोडक्ट्स। आपके घर के बाहर 2 तरह के कारपेट बेचने वाले लोग आए, द मशीन मेड कारपेट एंड द हैंडमेड। सेम साइज का कारपेट मशीन मेड हो सकता है 5,000 का मिले, हैंडमेड वुड कॉस्ट यू 20,000। क्यों महंगा है? क्योंकि भाई हैंडमेड कारपेट बनाने में महीनों लग जाएंगे, 4-5 वर्कर्स लग गए, उनकी लेबर कॉस्ट इतनी ज्यादा हो जाती है कि वो सस्ते में बेच नहीं पाते। बट आदत ऐसी पड़ गई दैट वील गो फॉर व्हाट, सस्ते वाला ही लेंगे। समझ में आ गया? न्यू पैटर्न ऑफ डिमांड। ब्रिटिश कल्चर इंडिया में जब आया तो उन्होंने अपना स्टाइल ऑफ ड्रेसिंग लोगों को सिखाया, और लोगों को लगा ये बड़ा बढ़िया हीरो हम लग रहे हैं इसमें, जमादार लगते हैं लोग, वो फटीचर जीन्स पहन के एकदम व्हाट इट। और एक तो जमादारों के कपड़े भी लोग डेली पहनने लग गए हैं। तो जैसे हमारे मोहल्ले का जमादारों पैंट थोड़ी उठी हुई पहनता है, तो आजकल लोग उसको कैपरी के नाम पे फैशन दे दिए हैं, तो वो जमादार की ड्रेस होती है। समझना क्या? और लोग उसको बड़ी खुशी से पहनते हैं, वो एक तरह का फैशन स्टाइल हो बन गया आजकल का। तो ऐसा ही काम जब अमेरिकन ने गल्फ कंट्रीज में करना स्टार्ट किया, तो वहां तो पर्दा सिस्टम चलता था, वहां के लोगों को ये कपड़ा पहनना पसंद नहीं था। कुछ लोगों को, उसमें से उसामा बिन लादेन जैसे कुछ लोग थे जो इसके अगेंस्ट थे कि क्यों वो अपना कल्चर हमारे यहाँ थोप रहे हैं। इसलिए थोप रहे हैं कि वो अपनी दुकानदारी यहाँ करना चाहते हैं, फॉरेन ब्रांड्स वो यहाँ बेचना चाहते हैं। इसलिए पहले आपको हम चाय फ्री में पिलाएंगे, आदत पड़ जाएगी तो हम बेचेंगे। पहले हम बोलेंगे कुर्ता पैजामा देहाती स्टाइल ऑफ ड्रेसिंग है, जीन्स टी शर्ट ही बढ़िया ड्रेसिंग है। और आप कायदे से जीन्स पहन के 2 बार इठक बैठक कर लीजिए, ना चर्र पर्र की आवाज आ जाए तो बताना मेरे को। पैजामे में कोई टेंशन की बात नहीं है। वो मौसा जी का पजामा देखा होगा, उस पे शादी पे एकदम भयंकर चौड़ा पजामा, फ्री फ्लो ऑफ एयर, गर्मी भी नहीं लगेगी, AC की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। कुर्ता, हवाई हवा आ रही है बढ़िया। लखनऊ में देख लिए चिकन का कुर्ता बहुत चलता है। तो वो सही कपड़े थे जो हमारे क्लाइमेटिक कंडीशंस के हिसाब से हमको सूट करते थे। टी शर्ट पहन ली नॉलॉन की, सॉरी नायलॉन की बेसिकली, तो नायलॉन की और मिक्स कपड़े की, सिंथेटिक की जब आप टी शर्ट पहनेंगे तो क्या होगा, आपके शरीर में फफोले निकल ही आएगी, स्वेट करेंगे अननेसेसरी, आपका ब्रेन काम ही नहीं करेगा। इसीलिए बैल होते जा रहे हैं बच्चे आजकल के।
अंडरस्टैंडिंग और नॉट? न्यू पैटर्न ऑफ डिमांड समझ में आ गया? और काफी सच्चाई तो किताब में लिखी हुई नहीं जो मैं आपको बोल रहा हूं। इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे, ये बढ़िया काम किए थे। कहां से कहां तक चली थी पहली रेलवे, ये सर पता है सर हमको, मुंबई से ठाणे। अरे क्या फायदा इसको, वंदे भारत दिखाओ कहां से कहां तक चली थी। चलिए समझ गए बच्चों। सो मॉडर्न इंडस्ट्री की ग्रोथ ये हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, और उसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें डेमोग्राफिक प्रोफाइल। डेमोग्राफिक प्रोफाइल के बाद ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, और ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर के बाद चैप्टर का राम राम सत्य। शायद एक क्लास में चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक, चलिए दैट्स ऑल फॉर टुडे।